हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो भाई, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर में हमने राउल्ट के नियम की, हेनरी के नियम की, आदर्श विलयन की, अनादर्श विलयन की और भी काफ़ी सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने बात की थी आपसे स्थिरक्वाथी मिश्रण के बारे में। एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है मैंने बताया था आपको कि जब दो द्रवों को आप एक निश्चित ताप पर मिलाओगे तो जो पूरा का पूरा मिक्सचर है एक ही ताप पर उबलने लग जाएगा। उस मिश्रण को बोलोगे आप एजोट्रोपिक। दो प्रकार के थे, एक जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, एक जिसका क्वथनांक कम होता है, और मैंने इसके एग्जाम्पल आपको बता दिए थे। शायद उम्मीद करता हूँ वो आपको बात समझ में आ गई होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। आप इसको बोर्ड एग्जाम से मानो या आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम से मानो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक आ जाने वाला है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है अपने पास अणु संख्या गुणधर्म। क्या नाम है भाई? अणु संख्या गुणधर्म। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा भाई। अणु संख्या गुणधर्म, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सॉल्यूशन चैप्टर का। अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं? अणु संख्या गुणधर्म अभी आपको बात समझ में आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना ये जो टॉपिक है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे बोर्ड एग्जाम से बात करो चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तरफ से बात करो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है अणु संख्या गुणधर्म अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो ये, सर ये अणु संख्या गुणधर्म होते क्या है? सर ये कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी आप बता रहे हो इस प्रॉपर्टी का मतलब है क्या? मैंने आपसे पहले कहा है मैं आपको कुछ रटवाऊंगा नहीं, जो भी टॉपिक आपको समझाया जाएगा विद एग्जाम्पल और विद तरीके से आपको सिखाया जाएगा, ताकि आपको जो भी पॉइंट आपको सिखाया जाए वो एग्जाम में आपको याद रहे, उसे आप भूलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं सुनो आप ध्यान से बात। अगर मैं परिभाषा की बात करूं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो देखो डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन क्या है उससे पहले आपको समझाना चाहूंगा कि अणु संख्या गुणधर्म होते क्या है। परिभाषा की अगर बात करें अपन, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है? ऐसे गुणधर्म, ऐसे गुणधर्म यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो विलय के कणों की संख्या, ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या, यानी मैं कहूंगा क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। देखना ध्यान से बात मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या यानी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को इंग्लिश में विलय कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पर निर्भर करते हैं, पर निर्भर करते हैं, कोमा विलय की प्रकृति पर नहीं। विलय की प्रकृति जानते हो ना, विलय की प्रकृति मतलब क्या होता है? नेचर ऑफ सोल्यूट, कोमा अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। परिभाषा को आप ध्यान से देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है? अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। क्या लिखा हुआ है? कि ऐसे गुणधर्म यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो ओनली फॉर ओनली किस पर डिपेंड करेगी? विलय के कणों की संख्या पर, कि आपने जो सोल्यूट डाला है उसके पार्टिकल कितने हैं उस पर डिपेंड करेगी। ये डिपेंड नहीं करेगी कि सोल्यूट कैसा था, सोल्यूट की प्रकृति क्या थी, वो पोलर था कि नॉन पोलर था, कैसा था, इस पर डिपेंड नहीं करेगी। कितना डाला है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, इस पर डिपेंड करेगी। उसको कहेंगे, क्या कहेंगे उसे बोलेंगे अणु संख्या गुणधर्म। क्या बोलेंगे? अणु संख्या गुणधर्म, यानी ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उस गुणधर्म को बोलते हैं अणु संख्या गुणधर्म। क्या बोलते हैं? अणु संख्या गुणधर्म। बात क्लियर हो गई कि अणु संख्या गुणधर्म क्या है? ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर नहीं। ऐसे गुणधर्म को हम बोलते हैं अणु संख्या गुणधर्म। क्या बोलते हैं भाई? अणु संख्या गुणधर्म। बात सही है। अब जो आपका जो ये विलय होगा यहां पर, ये जो हम विलय लेंगे यहां पर, वो लेंगे भाई अवाष्पशील। क्या लेंगे भाई? अवाष्पशील। क्या लेंगे? अवाष्पशील। अवाष्पशील जानते हो क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। क्या बोलते हैं भाई? नॉन वोलेटाइल। यानी हम जो यहां पर विलय लेंगे वो विलय कैसा लेंगे भाई? अवाष्पशील। यानी हम निकालेंगे कि अवाष्पशील विलय के लिए अणु संख्या गुणधर्म कैसे निकाले जाते हैं। तो पहली बात तो होती है डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है? कि ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, ऐसे गुणधर्म को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? अणु संख्या गुणधर्म। बात सही है। दूसरी बात आपको और ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है? ये जो गुणधर्म होंगे, कौन से गुणधर्म? अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या जो गुणधर्म है वो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं भाई। विलायक की प्रकृति पर
निर्भर करते हैं। यानी नेचर ऑफ सोलवेंट पे तो डिपेंड करेंगे, लेकिन नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करेंगे। सुनो बात ध्यान से कि ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर नहीं, ऐसे गुणधर्म को क्या बोलते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। और साथ में ये किस पर भी निर्भर करते हैं? ये विलय की प्रकृति पर निर्भर करेंगे कि आपका विलय कैसा है। देख लेंगे जब आएगा जब। लेकिन आपको अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि परिभाषा क्या है। यानी इसमें ये होगा, आप जो सोल्यूट डालोगे उस सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बात क्लियर है? परिभाषा क्या हुई कि ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर नहीं, ऐसे गुणधर्म को बोलते हैं हम अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या बोलते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। अब सुनो, अगर आप विलय की बात करोगे, अगर आप सोल्यूट की बात करोगे तो सोल्यूट आपके पास दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? सुनो, अगर आप सोल्यूट की बात करोगे तो सोल्यूट आपके पास दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो अपने पास होंगे विद्युत अनअपघट्य, विद्युत अनअपघट्य, और एक अपने पास होंगे विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। एक तो अपने पास होंगे अनअपघट्य और एक अपने पास होंगे अपघट्य। विद्युत अपघट्य जानते हो ना कि जो विलयन में जो जल में डालने पर आसन टूट जाते। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl हुआ, KCl हुआ, एक्सेट्रा। यहां पर अनअपघट्य में जैसे ग्लूकोज हुई, अपने पास यूरिया हुई, शुगर हुई, ऐसे सोल्यूट अपने पास दो हो सकते हैं। एक तो अपने पास विद्युत अनअपघट्य हो सकता है और एक अपना विद्युत अपघट्य हो सकता है। अगर अपघट्य है, अगर विद्युत अपघट्य है यानी जो विलयन में डालने पर, जो जल में डालने पर टूट जाते हैं, उसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य। अगर विद्युत अपघट्य है तो आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करेगी आयनों की संख्या पर। किस पर डिपेंड करेगी? ध्यान रखना भाई, आयनों की संख्या पर। किस पर डिपेंड करेगी? आयनों की संख्या पर। यानी अगर आपके पास सोल्यूट अगर विद्युत अपघट्य है तो आपका जो अणुसंख्यक गुणधर्म होगा वो आयनों की संख्या पर निर्भर करेगा। जितने ज्यादा आयन बनेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म भी उतने ही ज्यादा होंगे। बातों को समझ लेना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। पहले हमने ये कहा कि अणुसंख्यक गुणधर्म था क्या, कि ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, ऐसे गुणधर्म को बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। फिर हमने कहा अगर हम जो यहां विलय लेंगे वो अपने पास अवाष्पशील होगा, वो क्या होगा? नॉन वोलेटाइल। और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि विलय हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है विद्युत अनअपघट्य और एक हो सकता है विद्युत अपघट्य। बात समझ में आ रही? एक तो होगा विद्युत अनअपघट्य और एक होगा विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं कि जो जल में डालने पर टूट जाते हैं। क्या चीनी टूटेगी जल में डालने पर? ग्लूकोज टूटेगा, यूरिया टूटेगी? नहीं टूटेगी। जो जल में डालने में नहीं टूटते उन्हें बोलते हैं विद्युत अनअपघट्य, और जो टूट जाते हैं उन्हें बोलते हैं विद्युत अपघट्य। ये पढ़ाए जाते हैं भाई 11th के अंदर। अब सुनो, अगर आपके पास सोल्यूट विद्युत अपघट्य है तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो उसके आयनों की संख्या पर निर्भर करेगी कि आपके विद्युत अपघट्य में कितने प्रकार के आयन बन रहे हैं। जितने ज्यादा आयन बनते चले जाएंगे अणुसंख्यक गुणधर्म भी उतने ही ज्यादा होंगे। मतलब क्या हुआ कि आपकी जो सीपी है, सीपी का मतलब क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी आयनों की संख्या पर। किस पर डिपेंड करेगी? आयनों की संख्या पर। जितने ज्यादा आयन होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो आपके पास NaCl है और एक आपके पास CaCl2 है। आपसे क्या कहा मैंने? एक तो आपके पास NaCl है और एक आपके पास CaCl2 है, और दोनों का ही आपने 1 मोल लिया हुआ है। दोनों का ही आपने 1 मोल लिया हुआ है। तो आपसे पूछा बताओ इन दोनों के अणुसंख्यक गुणधर्म का रेशियो क्या आएगा? देखो आप यहां पर कितने प्रकार के आयन बनेंगे, इसको आप तोड़ोगे तो Na+ बनेगा और Cl-, यानी दो प्रकार के आयन है। यहां कितने प्रकार बनेंगे? Ca+2 प्लस 2Cl-, या दो तो Cl-, एक Ca+2, मतलब तीन। तो यहां पर 3 आयन है, यहां पर 2 आयन है। मतलब ज्यादा इसमें होगा कि नहीं होगा? तो मैं कहूंगा CaCl2 के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। किसकी तुलना में? NaCl की तुलना में। बात समझ आ रही है? मतलब अगर आपका सोल्यूट विद्युत अपघट्य है तो आपके जो अणुसंख्यक गुणधर्म होंगे वो उसके आयनों की संख्या पर निर्भर करेंगे। जितने ज्यादा आयन होंगे अणुसंख्यक गुणधर्म भी उतने ही ज्यादा होंगे। बात क्लियर है? दूसरी बात, अगर सर विद्युत अनअपघट्य हुआ तो अगर विद्युत अनअपघट्य हुआ तो आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी भाई मोल पर। किस पर डिपेंड करेगी? मोल पर, कि आपके ये मोल कितने हैं। जैसे मान लो मैं कहूं 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल यूरिया और 1 मोल शुगर ले ली, तो तीनों की सीपी क्या होंगे? बिल्कुल समान होंगे, क्योंकि तीनों का क्या लिया आपने? 1 मोल लिया है। सांद्रता समान नहीं होगी, मोलता 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अगर तीनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समान है तो आप कहोगे इसके अणुसंख्यक गुणधर्म भी क्या होंगे भाई? समान होंगे। बात समझ आ रही है? मैंने क्या कहा आपसे परिभाषा में कि ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। उसे मतलब नहीं है कि आपका विलय पोलर है, नॉन पोलर है, कुछ भी है, वो ओनली फॉर ओनली डिपेंड करेंगे किस पर? अमाउंट, यानी क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगे। किसकी क्वांटिटी पर? विलय। और विलय कैसा लोगे यहां पर? अवाष्पशील, उसको बोलेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। और मैं कह रहा हूं अगर आपका विलय
विद्युत अपघट्य है तो डिपेंड करेगा आयनों की संख्या पर, अगर अनअपघट्य है तो डिपेंड करेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, मोलरता या सांद्रता के ऊपर। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। इसलिए अणुसंख्यक गुणधर्म अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपसे बोर्ड की एग्जाम में यह नहीं पूछा जाएगा कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म को हम 4 भागों में बांटेंगे और वही 4 भाग हमारी बोर्ड एग्जाम से और हमारी कॉम्पिटिशन के एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? 3 ही बातें मैंने आपको बताई इसमें कि ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। दूसरी बात, यहां पर जो आप विलय लोगे वो अवाष्पशील लोगे, और विलयन कैसा लोगे? तनु विलयन, अत्यंत तनु विलयन। जानते हो तनु विलयन क्या होता है? जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, विलय की मात्रा ज्यादा होती है। बताया था मैंने आपको इस चीज के बारे में। इसके अलावा मैंने कहा अगर आपका विलय अगर विद्युत अपघट्य है तो डिपेंड करेगा आयनों की संख्या पर, अगर अनअपघट्य है तो डिपेंड करेगा उसके मोल पर, उसकी सांद्रता पर। बात समझ में आई यहां तक की? अब बात करते हैं आगे की। अणुसंख्यक गुणधर्म को 4 भागों में बांटा गया है भाई। अणुसंख्यक गुणधर्म को 4 भागों में बांटा गया है। देखो, जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, हिंदी में लिख देता हूं, हमारे पास जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, अब अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उसको 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग कौन कौन से? पहला भाग अपने पास वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसकी हल्की सी झलक मैंने आपको दिखाई थी राउल्ट का केस सेकंड में। राउल्ट का जो केस सेकंड था उसमें इसकी बात की थी मैंने। वापस पढ़ाएंगे इसको। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। शॉर्ट में बोलते हैं इसको RLVP। देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या होता है डिस्कस कर लेंगे एक एक को। दूसरा हमारे पास जो है, दूसरा जो हमारे पास है वो है अपने पास क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक का बढ़ जाना। इसे बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसे EBP बोलते हैं शॉर्ट में, EBP। इसे बोलते हैं RLVP, इसे बोलते हैं EBP। इसे तो क्या बोलते हैं? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हिंदी में क्या बोलेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक उन्नयन। इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, EBP। थर्ड अपने पास होता है हिमांक अवनमन। थर्ड हमारे पास क्या होता है? हिमांक अवनमन। इसे बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसे बोलते हैं DFP, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास है परासरण दाब। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपका जो घर में RO चलता है, आपके जो घर में RO लगता है जिससे आप वाटर को प्योरीफाई करते हो, वो इसके ऊपर ही काम करता है, परासरण दाब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट में बोलते हैं OP। ठीक है, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको पढ़ी है अणुसंख्यक गुणधर्म में। अणुसंख्यक गुणधर्म को 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग कौन सा है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इंग्लिश में बोलते हैं RLVP शॉर्ट में। दूसरा हमारे पास क्वथनांक उन्नयन, इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, EBP शॉर्ट में क्या बोलेंगे? EP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड अपने पास है हिमांक अवनमन, यानी हिमांक का यानी फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट शॉर्ट बोलेंगे DFP। और सबसे लास्ट में हमारे पास आएगा परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर। ये बायोलॉजी वाले को चलता है, ओस्मोटिक प्रेशर OP। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको तरीके से। तो ये हमारे पास 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है जो किस पर डिपेंड करेंगे भाई? विलय के कणों की संख्या पर, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेंगे। ये बात तो मैंने पहले कहा था आपसे कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उनको बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो इन 4 अणुसंख्यक गुणधर्म को हमको पढ़ना है विद डिटेल वाइज डिटेल और पॉइंट वाइज पॉइंट कि पहला ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, क्वथनांक उन्नयन क्या है, हिमांक अवनमन क्या है और परासरण दाब क्या है। बात क्लियर है? ये 4 आपके सिलेबस में चलते हैं और ये 4 होते ही आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा भाई? समाप्त हो जाएगा। तो पहले हम पहले वाली बात कर लेते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से मतलब है क्या। तो समझ में आ गई बात? 4 पढ़ने हमको। पहला हमारे पास होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा हमारे पास क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हमारे पास हिमांक अवनमन और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे परासरण दाब। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन।
यानी आरएलवीपी का मतलब क्या है, कैसे फॉर्मूला आएगा आरएलवीपी का। देखो जी, पहला हमारे पास कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी आ रही है उसका नाम अपने पास वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पहली कौन सी अपने पास, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, शॉर्ट में बोले तो उसको रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इंग्लिश में भी हमको नाम याद होनी चाहिए भाई, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में बोलते हैं आरएलवीपी। ठीक है, तो पहले ही हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, पहले आप हेडिंग को देख लीजिए ध्यान से, क्या लिखाया जा रहा है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब सुनो बात ध्यान से कि सर ये आरएसवीपी का मतलब आरएलवीपी का मतलब है क्या। सर ये आपेक्षिक अवनमन का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, पहले तो हमको ये सीखना है। सुनो भाई, अवनमन का मतलब होता है कमी हो जाना। अवनमन का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। उन्नयन का मतलब क्या होता है, बताया था ना भी मैंने आपको, क्वथनांक उन्नयन मतलब क्वथनांक का बढ़ जाना। अवनमन का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। अवनमन का मतलब क्या होता है हिंदी में, कम हो जाना। उन्नयन का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना। अब देखो लिखा हुआ है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक का मतलब क्या है, किसी की तुलना में, किसी के सापेक्ष, किसका कम हो जाना, वाष्प दाब का कम हो जाना क्या कहलाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पहले आप हेडिंग को देखो कि हेडिंग क्या कह रही है। हेडिंग कह रही है अवनमन हुआ है, यानी कमी हुई है। किसमें हुई है, वाष्प दाब में। किस, आपेक्षिक यानी किसी के सापेक्ष, यानी आपने कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट ऐड किया है कि उसके वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी। उस कमी को क्या बोलते हैं भाई, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बात समझ आई कि अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी हो जाना। किसमें कमी हो जाना, वाष्प दाब में, किसी के सापेक्ष, तो नाम होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब आप कहोगे सर ये कमी क्या है, इस कमी को हम कैसे निकालेंगे, और ये कमी आई तो आई क्यों, वो तीनों चीज हम डिस्कस करेंगे वेल डिजाइन। ठीक है, पहले तो आप हेडिंग समझ गए कि हेडिंग हमसे क्या कहना चाहती है, कि आप जो पढ़ रहे हो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ रहे हो, मतलब आपके वाष्प दाब में कमी हुई है किसी के सापेक्ष, इसलिए इसका नाम रख दिया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब मैं समझाता हूं आपको कि ये जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो है क्या। पहले मैं लिखता हूं परिभाषा आपसे पूरी बात आप क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैं विद एग्जांपल आपको डिराइव करूंगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है क्या। पहले हम परिभाषा लिखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, जब किसी, सुना बात को ध्यान से, फिर जो भी आपके सामने परिभाषा लिखी जाएगी उसको मैं तरीके से एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। पहले क्या लिखेंगे अपन, परिभाषा क्या है अपने पास, जब किसी अवाष्पशील जानते हो ना, नॉन वोलेटाइल यानी सॉलिड अवस्था में होगा। पता है आपको इस चीज के बारे में, वोलेटाइल तो क्या होते हैं जो लिक्विड होते हैं, नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं जो सॉलिड होते हैं। पता है आपको इस चीज के बारे में, जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोलवेंट। शुद्ध विलायक को क्या बोलेंगे भाई, शुद्ध विलायक को बोलेंगे प्योर सोलवेंट। जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है। देखो परिभाषाएं अपने आप में काफी कुछ कहती है भाई, हमको इस परिभाषा को समझना है कि परिभाषा कहना क्या चाहती है हमसे, और वो बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा भाई। पहले सुनो परिभाषा, जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब जानते हो ना, वेपर प्रेशर, शॉर्ट में बोलते हैं वीपी। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। कमी क्यों आएगी पता लग जाएगा अभी आपको। कमी आ जाती है, इसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वाष्प दाब अवनमन। देखो भाई मैंने आपेक्षिक अवनमन नहीं लिखा, मैंने लिखा है वाष्प दाब अवनमन। मतलब अभी हमारी परिभाषा अधूरी है। अभी तो मैंने आपको ये लिखा है कि वाष्प दाब अवनमन क्या है, आपेक्षिक अवनमन नहीं, वाष्प दाब अवनमन क्या है। बात समझ आ रही है आपको कि जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाएगा तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी। और वो जो वाष्प दाब में कमी आई है उस कमी को बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब अवनमन। देखो अवनमन का मतलब कमी, किसमें कमी आई है, वाष्प दाब में, तो इसे बोलेंगे वाष्प दाब अवनमन। अब कहोगे सर फिर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, किसी के सापेक्ष निकालोगे। सुनो परिभाषा क्या है,
विलयन में, अब लिख रहा हूं इस चीज परिभाषा, विलयन में विलायक के वाष्प दाब अवनमन, कि आपका जो विलयन बना है, विलय को विलायक में घोलने पर जो विलयन बना है उसमें विलयन में विलायक के वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के, सुनना ध्यान से बात को, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यह परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, या इसे बोलते हैं RLVP। यह है परिभाषा, ध्यान से देख लीजिए आप परिभाषा को, साफ साफ दिख रही होगी शायद बोर्ड पर आपको कि परिभाषा क्या है, कि जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, इसे बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। फिर ये तो वाष्प दाब अवनमन था, हमको पढ़ना था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या होगा कि जब विलयन में विलायक के वाष्प दाब अवनमन, कि विलयन के वाष्प दाब में कितना अवनमन हुआ है, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो पहले था उसका जो अनुपात आएगा, उसका जो रेशो आएगा, उसे बोलोगे RLVP। उसे क्या बोलोगे? RLVP। पहले तो आपको दोनों परिभाषा याद होनी चाहिए, ये परिभाषा है वाष्प दाब अवनमन की और ये परिभाषा है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की। दिख रहा होगा शायद आपको, समझ में भी आ रही होगी बात मैं क्या कह रहा हूं, कि जब किसी अवाष्पशील विलय को आप शुद्ध विलायक में घोलोगे तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी। उस जो कमी जो आई है उसे बोलेंगे वाष्प दाब अवनमन। अब क्या होगा कि जो वाष्प दाब अवनमन है और जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है जो पहले था, उसका जो रेशो होगा वो कहलाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या कहलाएगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब इस दोनों लाइनों का मतलब क्या है, कि दोनों लाइनें हमें क्या समझाना चाहती है, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं एग्जांपल के द्वारा। पूरी बात क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आपको मैं क्या कहना चाहता हूं? अब चलो आगे कि दोनों लाइनें हमसे क्या कहना चाहती है। रफ कर दूं, इसको साफ कर दूं, पता लग गया आपको? चलो तो भाई देखो, हमने क्या कहा परिभाषा में, कि जब किसी अवाष्पशील विलय को, यानी हमारे पास एक तो अपने पास होगा सोलवेंट, यानी एक तो हमारे पास होगा विलायक, और एक हमारे पास क्या होगा भाई? सोल्यूट, और दोनों से मिलकर क्या बनेगा भाई? सॉल्यूशन बनेगा। पता है हमको इस चीज के बारे में कि एक तो हमारे पास सोलवेंट होगा, एक हमारे पास सोल्यूट होगा, और दोनों से मिलकर क्या बनेगा भाई? सॉल्यूशन बनेगा। हमारे पास जो सोलवेंट है, यानी हमारे पास जो विलायक है वो क्या है? प्योर है। प्योर है तो मतलब लिक्विड होगा, मतलब क्या होगा? लिक्विड। भाई उसका अगर विलायक, अगर उसका वाष्प दाब है तो लिक्विड है, तभी तो है। सोल्यूट को हमने क्या लिया है भाई? सोल्यूट को हमने क्या लिया है? सॉलिड। क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो सोलवेंट है वो तो अपने पास है वोलाटाइल। क्या है अपने पास? हिंदी में बोले तो वाष्पशील है। क्या है? वाष्पशील। और हमारा जो विलय है वो अपने पास है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होगा? अवाष्पशील। क्या होगा? अवाष्पशील। इसका मतलब क्या है? ये कौन सी स्टेट में है भाई? लिक्विड स्टेट में। और ये कौन सी स्टेट में है भाई? सॉलिड स्टेट। यहां तक की बात क्लियर है आपको कि ये तो आपका विलायक है, ये आपका विलय है, और दोनों मिलकर बनाते हैं विलयन। जानते हैं इस चीज के बारे में कि विलय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। आपका जो विलायक है वो वोलेटाइल यानी वाष्पशील है, मतलब लिक्विड स्टेट में होगा। आपका जो विलय है वो आपने खुद कहा है कि जब किसी अवाष्पशील विलय को, अवाष्पशील आपने खुद बोला है, अगर अवाष्पशील है तो ठोस अवस्था में होगा कि नहीं होगा? दोनों को मिलाओगे और विलयन बनेगा। और आपका जो विलयन बना है उसमें विलायक के वाष्प दाब में क्या आएगी? कमी। उसको बोलोगे वाष्प दाब अवनमन। अब ये देखना चाहते हैं कि ये कमी आई तो आई क्यों। इसको मान लिया मैंने ए, इस सोलवेंट को क्या मान लिया मैंने? ए। इस सोल्यूट को मान लिया मैंने बी। यहां तो कोई डाउट है क्या? इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया मैंने बी, ताकि हमको बार बार लिखने की आवश्यकता ना पड़े। अब देखो जी, ये हमारे पास दो कंटेनर थे। आपको पता है जब भी आप वाष्प दाब की गणना करोगे कंटेनर क्लोज ही लोगे, क्योंकि ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर को आप काउंट नहीं कर सकते। यहां तो ले लेता हूं मैं ए का मतलब क्या है? यहां पर अपने पास सोलवेंट है, और यहां पर ले लूं मैं बी का मतलब क्या है? यहां पर अपने पास क्या है भाई? सोल्यूट। अब आपको पता है आपका जो सोलवेंट है वो लिक्विड है, और लिक्विड के पार्टिकल ऐसे हैं। अब भाई लिक्विड होगा तो उसकी तो वेपर बनेगी ना। जैसे आपने एक बोतल के अंदर पानी रख दिया तो थोड़ी देर बाद में पानी की क्या बनेगी? वेपर। तो वेपर बनेगी तो वेपर कहां जाएगी? ऊपर ही जाएगी, और ऊपर जाएगी। बताओ वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा? उस प्रेशर को मान लिया मैंने। ये क्या अपने पास? प्योर सोलवेंट है, शुद्ध विलायक है ये हमारे पास। ये हमारे पास प्योर सोलवेंट है, और इसका वेपर प्रेशर ले लिया मैंने PA0। क्या ले लिया भाई? कि यहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना है अपने पास? PA0। पता आपको चीज के बारे में? राहुल के नहीं बताया था मैंने आपको कि अगर ये लिक्विड है तो इसकी वेपर बनेगी, और इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो मैंने मान लिया PA0। कितना है अपने पास? प्योर स्टेट में, शुद्ध अवस्था में। इधर आ जाओ, इधर अपने पास कौन है? सोल्यूट।
ये कौन है भाई? सोल्यूट। सोल्यूट के पार्टिकल मैं ऐसे दिखा रहा हूं भाई, ठीक है। ये अपने पास है सोल्यूट, ठीक है। अगर ये सोल्यूट है कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में, यानी अवाष्पशील, तो मतलब इसकी तो कोई वेपर ही नहीं होगी, ना ही इसका कोई क्या होगा? वेपर प्रेशर। मतलब यहां पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ठोस अवस्था में है और ठोस वाले कण वाष्पशील नहीं होते। अब आप इन दोनों को मिलाओगे, जैसे ही मिलाओगे बताओ विलयन बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा विलयन। उस विलयन में ए के पार्टिकल भी होंगे और बी के पार्टिकल भी होंगे। भैया आपका सोलवेंट भी होगा और सोल्यूट दोनों होंगे। अगर वो दोनों होंगे तो दोनों को आप मिला दो भाई, मिला दिया आपने दोनों को, यानी इसमें ए के पार्टिकल भी होंगे और इसमें बी के पार्टिकल भी होंगे। देखो ये वाले पार्टिकल तो किसके हैं? ए के, दिख रहे, और ये वाले पार्टिकल किसके हैं भाई? बी के। अब आप सोचो, पहले इस पूरी की पूरी लेयर में पहले प्योर सोलवेंट था, इस प्योर सोलवेंट में पूरे के पूरे जो पार्टिकल थे वो लिक्विड के थे, तो वेपर ज्यादा बन रही थी। लेकिन जैसे ही आपने विलयन बनाया तो इस लेयर में कुछ पार्टिकल तो ए के आ गए और कुछ पार्टिकल बी के आ गए। अगर पार्टिकल बी के आए तो बताओ बी तो अवाष्पशील है ना, अगर बी अवाष्पशील है तो मैं कहूंगा सरफेस यानी जो सतह पर जो अवयवी कण होंगे लिक्विड के उनकी मात्रा घटेगी। अगर उनकी मात्रा घटेगी तो बताओ वेपर प्रेशर भी कम होगा कि नहीं होगा? मतलब पहले जितनी बूंदें थी उतनी बूंदें यहां पर नहीं होंगी, तो इस अवस्था में मैंने वेपर प्रेशर मान लिया पी। कितना मान लिया भाई? पी। तो पता लग गया कि इस अवस्था में वेपर प्रेशर ज्यादा था, इस अवस्था में वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। मतलब पी ए नोट जो था वो ग्रेटर देन था पी ए से। बताओ बात सही है कि यहां तक की बात सही है कि नहीं? ध्यान देख लो इस चीज को आप कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। यहां तक बात समझ आ गई आपको कि ये पहले सारे के सारे लिक्विड थे, ये सारे के सारे सॉलिड थे, इसका तो कोई वेपर प्रेशर था ही नहीं। इसका वेपर प्रेशर कितना था? पी ए नोट। जैसे ही आपने दोनों को मिलाया तो मैं कहूंगा इस सरफेस में इसके साथ साथ इसके पार्टिकल भी आ गए। अगर इसके साथ इसके पार्टिकल भी आ गए तो मैं कहूंगा बताओ वाष्प दाब में कमी होगी नहीं होगी? अरे कमी होगी ना, पहले सारे के सारे लिक्विड थे, अब लिक्विड की जगह कौन से आ गए? सॉलिड वाले पार्टिकल। तो सॉलिड वाले पार्टिकल कोई वेपर नहीं बनेगी। अगर वेपर नहीं बनेगी, सोचो पहले 1 2 3 4 5 6 थे, अब कितने रह गए? 1 2 3। तो बताओ वेपर कम बनेगी नहीं बनेगी? अगर वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कितना हुआ? कम। तो मान लीजिए इसका प्रेशर अपने पास पी है, इसका प्रेशर अपने पी ए नोट है, तो बताओ यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो मैं कह रहा हूं पी ए नोट ग्रेटर देन क्या अपने पास? पी ए। होगा कि नहीं होगा? अब हमको निकालना है अंतर। हमको क्या निकालना है? अंतर। देखो वाष्प दाब में कमी हुई कि नहीं? देखो हमने क्या बोला परिभाषा में कि जब किसी अवाष्पशील विलय को, यही था अवाष्पशील विलय, जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है। देखो परिभाषा को सुनो ध्यान से, जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में, ये कौन सा है भाई? ये अपने पास है अवाष्पशील विलय। कौन है ये अपने पास है अवाष्पशील विलय। कि जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। आई कि नहीं आई कमी? अरे आ गई ना। पहले सरफेस में सारे लिक्विड थे, अब लिक्विड के साथ कौन आ गए भाई? सॉलिड। कौन आ गए भाई? सॉलिड। तो विलायक के वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी। इस कमी को ही क्या बोलते हैं भाई? इस कमी को ही क्या बोलते हैं? वाष्प दाब अवनमन। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब अवनमन। कि कमी कितने है? पहले कितना था? पी ए नोट, अब कितना रह गया? पी ए। यानी इसमें जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को ही बोलेंगे वाष्प दाब अवनमन। क्या बोलेंगे? वाष्प दाब अवनमन। सुनो परिभाषा ध्यान से, हमने क्या बोला था कि जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाएगा तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी आई। कमी कितनी आई? कि पी ए नोट से कितना रह गया अपने पास? पी ए। इस कमी को, इस अंतर को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब अवनमन। आपेक्षिक अवनमन नहीं, वाष्प दाब अवनमन। पहली परिभाषा को प्रूव कर रहा हूं मैं कि जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, इसे बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। क्या बोलते हैं इसे? वाष्प दाब अवनमन। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब अवनमन। मतलब क्या हुआ कि ये जो डिफरेंस है प्रेशर का, ये जो डेल्टा पी है, डेल्टा मतलब क्या होता है? अंतर। पी का मतलब क्या होता है? प्रेशर का। पहले कितना था भाई? पी ए नोट, ये शुद्ध अवस्था में था, बाद में कितना रह गया? पी ए। पहले अपने पास पी ए नोट था, बाद में पी ए रह गया। ये जो अंतर आया है इसको ही बोलेंगे वाष्प दाब अवनमन। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। इसे क्या बोलते हैं? वाष्प दाब अवनमन। बात समझ में आ गई आपको? ध्यान देख लीजिए, इसे क्या बोलते हैं? वाष्प दाब अवनमन। समझ आ रही है बात? मैं क्या कहना चाहता हूं? इसे क्या बोलते हैं? वाष्प दाब अवनमन। बात क्लियर है? क्लियर है बात? मैं क्या कहना चाहता हूं? इसको बोला जाता है वाष्प दाब अवनमन। यानी पहले जो वाष्प दाब था अब वो वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब की तुलना में क्या हो गया? कम। इसे बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। अगले वाले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है। अभी तो मैंने क्या समझाया आपको? ओनली फॉर ओनली वाष्प दाब अवनमन। अभी मैंने आपको ये नहीं समझाया कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है। बात समझ में? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।